मुंगझर के वट वृक्ष, मुंगझर के नेताजी, मुंगझर ही नहीं पूरे देवभोग अंचल के नेताजी आदरणीय स्वर्गीय महेश्वर सिंह कुमर्रा जी आज भले हमारे बीच नहीं रहे। उनको गए हुए लगभग 13 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज भी उनके जो कार्य हैं, उनके किए गए समाज सेवा के कार्य हैं, आज भी उनका नाम लेते ही हमारे स्मृतियों में बैठ जाते हैं। और लोग कहते हैं कि हमारे नेताजी जैसा कोई दूसरा कभी नहीं बन पाएगा और हमारे नेताजी जैसा दूसरा कभी हमारे बीच में नहीं आ पाएगा। स्वर्गीय महेश्वर सिंह कुमर्रा जी अपने किए हुए कार्यों के चलते आज अमर हो गए हैं। मुंगझर गांव के लोगों के साथ पूरे देवभोग अंचल के लोग, गरियाबंद जिले के लोग उन्हें याद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने जिस तरह का नाम कमाया था, उनके दशगात्र में पूरे छत्तीसगढ़ से लोग पहुंचे थे और उन्होंने विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त की। उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों में जो है भारतीय ये प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी है, आईएएस हैं, इसके साथ ही नेतागण हैं, कई गणमान्य नागरिकगण पहुंचे थे और उन्होंने पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दिया और नम आंखों से उनके साथ किए हुए कार्यों को याद किया। आज हमारे साथ लोकल टीवी के दफ्तर में मौजूद है, लोकल टीवी के स्टूडियो में मौजूद है स्वर्गीय महेश्वर सिंह कुमर्रा जी के बड़े पुत्र लोकेंद्र कुमर्रा जी। लोकेंद्र जी, आपका लोकल टीवी स्वागत है। धन्यवाद। आपके माध्यम से मैं अपने आसपास के सभी नागरिकों का नमस्कार करता हूं। जय जोहार। आदरणीय, मैं निश्चित तौर पर एक पिता का बेटे से दूर चले जाना एक अपूर्णीय क्षति है लोकेंद्र जी, मैं समझता हूं निश्चित तौर पर। लेकिन पिताजी ने जिस तरह का कार्य किया, आज जिससे भी बात कीजिए तो लोग कहते हैं कि हमारे नेताजी जैसा दूसरा कोई बन नहीं पाएगा। किस तरह पिताजी को याद करना चाहेंगे? मेरे पिता रेवेन्यू विभाग में पटवारी से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। पटवारी के पद पर उनकी पहली नियुक्ति धमतरी इलाके में हुई थी जी। 1956 में उनकी पहली नियुक्ति हुई जी। बाद में वो पदोन्नति के पश्चात आरआई बने और रायपुर कमिश्नर ऑफिस में रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत रहे जी। और बाद में जिला कार्यालय रायपुर में भी वो पदस्थ रहे जी। उनकी शुरू से इच्छा थी कि वो सामाजिक और धार्मिक कार्यों में, राजनीति में जुड़ें और उनकी प्रबल इच्छा थी इस क्षेत्र की सेवा करने की। तो उन्होंने 1984 में अपने नौकरी से त्यागपत्र देकर राजनीति में आने का फैसला किया। जी। मेरी स्मृति में जो कुछ भी है उसमें मैं पाता हूं कि मेरे पिता बेहद ईमानदार, बेहद सच्चरित्र और क्षेत्र के विकास को लेके जागरूक और धार्मिक स्वभाव के व्यक्ति थे। धर्म के प्रति उनकी अगाध आस्था थी, ईश्वर के प्रति अगाध आस्था थी। इस क्षेत्र में जितने भी धार्मिक आयोजन हुआ करते थे वहां वो जरूर उपस्थित होते थे। बल्कि इस क्षेत्र के धार्मिक आंदोलन की शुरुआत करने वाले अग्रिम पंक्ति के लोगों में से थे। मेरी जो जानकारी है उसके अनुसार इस क्षेत्र में जितने भी बड़े विद्वान प्रवचन करता थे वो सब उनको लाने का श्रेय भी मेरे पिताजी को रहा है। वो पूर्व सांसद और कवि आदरणीय पवन दीवान जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उन्हें भी इस क्षेत्र में लाने वाले व्यक्ति थे हमारे पिताजी। उन्होंने ही उनको यहाँ इस क्षेत्र में परिचय कराया, लोगों से परिचय कराया। उनके सत्संग का लाभ लोगों को मिला और ऐसे बहुत सारे विद्वान लोग रहे जिनको यहाँ इस क्षेत्र में वो लाए, यहाँ लोगों से उनका सामना कराया, उनके ज्ञान का लाभ लोगों को मिला। मेरे गांव में भी हमेशा प्रयासरत रहे कि गांव में लोग दुर्गुणों से दूर रहें, शिक्षा की तरफ जागृत हों, पढ़ने लिखने के प्रेरित हों और इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो। ऐसे प्रयास हमेशा उन्होंने किया। जैसे उन्हें पता चला कि हमारे गांव में मुख्यमंत्री पब्लिक स्कूल खुलना है और जिसके लिए ज़मीन की ज़रूरत है, उन्होंने अपने निजी ज़मीन उस स्कूल के लिए दान की। और ऐसे बहुत सारे सत्कार्यों में हमेशा वो सक्रिय रहे। हमारे जो आदिवासी समाज के मूल जो फाउंडेशन देने वाले व्यक्तियों में हमारे पिताजी रहे। आज जो समाज में जो भी ढांचा बना हुआ है, जो भी सामाजिक एकता बनी हुई है, उसको बनाने वाले अग्रिम पंक्ति के व्यक्तियों में से रहे हैं।
और इस वजह से ही पूरे गरियाबंद जिले के समाज के सारे प्रमुख उस दिन हमारे पिताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए भी पहुंचे थे। जी उनकी राजनीतिक यात्रा में भी ऐसे बहुत सारे दिग्गजों के साथ उन्हें काम करने का मौका मिला। स्वर्गीय श्यामाचरण जी शुक्ल थे, स्वर्गीय माधव सिंह ध्रुव जी थे, आपके पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी थे, गिरीश देवांगन जी थे, और ऐसे बहुत सारे छत्तीसगढ़ के बड़े नेता रहे जिनके वो साथ उन्होंने राजनीति में लंबे समय तक काम किया। इस ब्लॉक में वो 3 बार के ब्लॉक अध्यक्ष रहे। उन्हें 2 बार सर्वश्रेष्ठ ब्लॉक अध्यक्ष का पुरस्कार भी मिला, उनके कार्य के चलते उन्हें पुरस्कार भी मिला था। इस क्षेत्र में, जो कि मूल रूप से भाजपा का गढ़ माना जाता है, इस क्षेत्र में कांग्रेस को पैर जमाने में, यहाँ संगठन को खड़ा करने में उनका सबसे बड़ा योगदान रहा है। आज जो कांग्रेस आपको दिख रही है, इस कांग्रेस का बड़ा ढांचा को तैयार करने में, मतलब नींव को मजबूत करने का काम उन्होंने किया, मजबूत किया था, और इस क्षेत्र में इस पार्टी को उन्होंने खड़ा भी किया। लोगन जी, मैंने ये भी सुना है कि स्वर्गीय जो हमारे नेताजी हैं, आपके आदरणीय पिताजी हैं, उन्होंने उस दौरान साइकिल से गांव-गांव का सफर किया था, और जैसे ही साइकिल की घंटी बजती थी, लोगों को पता चल जाता था कि हमारे नेताजी आ गए, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष महोदय आ गए, और साइकिल से सफर करके उन्होंने पार्टी को मजबूत किया था। लोगन जी, उसके विषय में क्या बताना चाहेंगे? मैं मेरे पिताजी के मुंह से जो मैंने सुना है कि सबसे पहले जब उन्होंने पदयात्रा की शुरुआत की थी गांव-गांव में कांग्रेस को जोड़ने के लिए, तो उनके साथ केवल एक व्यक्ति, हमारे गांव के स्वर्गीय फूल सिंह नेताम जी उनके साथी थे। दोनों व्यक्तियों ने मिल के यात्रा शुरू की, और साइकिल से की थी। साइकिल से और पैदल यात्रा शुरू की। उन्होंने गांव-गांव लोगों को जाके जोड़ा, गांव-गांव में उन्होंने कार्यकर्ता बनाए, बूथ के स्तर के कार्यकर्ताओं को जोड़ा, और जो ढांचा बाद में ब्लॉक कांग्रेस का देवभोग में तैयार हुआ, वो सब उन्हीं के नेतृत्व में बड़े हिस्से को उन्होंने जोड़ने में सफलता। लोकन जी, एक दिन में कितने गांव तक जाते थे, कुछ बताया था क्या पिताजी ने? जैसे लगभग कितने किलोमीटर की दूरी तय करते? क्योंकि उस समय तो साइकिल ही सहारा था। उस समय यात्रा के बहुत ज्यादा साधन नहीं हुआ करते थे तिवारी जी, और मेरे जानकारी के अनुसार एक दिन में 3-4 गांव तो निश्चित रूप से जाते रहे होंगे। हालांकि ऐसा मैंने कोई संख्या उनसे पूछा नहीं था, पर यह जानकारी उन्होंने दिया मुझे कि वो जब भी गांव यात्रा करते थे तो उनकी कोशिश होती थी कि गांव में ही जाकर वहां रुकें, ताकि लोगों से बातचीत हो और लोग जुड़े उनसे। और केवल उन्होंने देवभोग अंचल में ही ऐसा नहीं किया था, बल्कि छुरा क्षेत्र में और उधर दीगर हमारे जो क्षेत्र है वहां पर भी वो गांव-गांव से परिचित थे जी। बल्कि मैं तो उन्हें हमारे व्यक्तिगत रूप से उन्हें इस क्षेत्र का इंसाइक्लोपीडिया समझता था। इस क्षेत्र के इतिहास, विरासत और संस्कृति के जिनकी गहरी समझ उनकी थी, उतनी समझ मैं बहुत कम लोगों में पाया हूँ जी। बल्कि मुझे तो जब भी उनके सानिध्य में बैठने का मौका मिलता था तो मैं इस क्षेत्र के बारे में जितनी भी जानकारी मिलती थी उन्हीं से मुझे बिल्कुल बिल्कुल बहुत पुराने लोग थे, पूरी चीजों को जानते थे। लोकन जी, लोकल टीवी के दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, लोकन जी मैं भी जानना चाहूंगा, पिताजी की ऐसी कौन सी बात है लोकन जी जो आज भी, उनके गए लगभग 13 दिन का समय हो चुका है, आज भी आपके दिमाग में वो चीजें गूंजती है, वो बातें आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करती है? ऐसे कोई बातें हैं लोकन जी जो लोकल टीवी के दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे? मैं उनके सार्वजनिक जीवन का एक बड़ा पहलू जो मैं जानता हूं कि ईमानदारी जी, खुद के प्रति ईमानदार होने का उनका जो व्यवहार रहा है जी, वो अनुकरणीय है। मैं उन्हें कभी स्वयं की फिक्र करते कम देखा हूं। उनके दरवाजे में जब भी कोई व्यक्ति पहुंचा है अपने काम के लिए या किसी सहायता के लिए, उन्होंने बिना किसी झिझक के जो भी उपलब्ध संसाधन रहा है उससे उन्होंने मदद करने का प्रयास किया है। और दूसरा, पूरी ईमानदारी से पार्टी और समाज के लिए अपने आप को झोंक दिया है उन्होंने। लोकेन जी, मैंने आपके पिताजी के विषय में एक चीज और सुना था, उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक जो उनका पेंशन का पैसा आता था उससे तो लोकेन जी समाज सेवा का कार्य करते ही थे। जैसे कोई व्यक्ति, उनके विषय में एक चीज सुना था लोकेन जी मैंने, उनकी क्वालिटी थी, उनके अंदर खूबी थी कि कोई भी व्यक्ति, जरूरतमंद व्यक्ति उन तक पहुंच जाता था तो जीवन के अंतिम क्षणों तक वो मदद करने में वो कभी पीछे नहीं हटे। लोकेन जी, मेरा सवाल सुनिए, मैंने सुना है लोकेन जी कि अपने पेंशन के पैसों से तो मदद करते ही थे,
यदि वो पैसा कम पड़ जाता था तो सीधा आपको फोन लगाते थे और फोन लाइन पर आप दूसरी तरफ होते थे लोकेन जी, और आपके नाम के साथ बड़े ही प्यार से आपको पुकारते थे, क्योंकि मैंने सामने रह के सुना है, बड़े प्यार से आपको पुकारते थे, आपका नाम लेके आपको कहते थे कि मुझे दूसरों की सेवा करना है, कुछ पैसा भेजिए। तो लोकेन जी उन बातों को भी लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि समाज सेवा का बड़ा भाव उनके अंदर रहा है और आज हम सभी को सीखना चाहिए लोकेन जी उनसे। जी ये सच है कि पेंशन का बड़ा हिस्सा उन्होंने दान पुण्य करके ही उन्होंने अपना समर्पित किया है। और जब भी उन्हें आवश्यकता होती थी मुझसे भी वो इस कार्य के लिए पैसा लिया करते थे। मुझे याद है वो माहौलकोट के गौशाला से लंबे समय तक काम करते रहे हैं, वहाँ जुड़े रहे हैं उनसे। गौ सेवा को लेके उनके मन में बहुत आदर भाव था और मैं स्वयं उनके साथ कई बार गौशाला जाया करता था। जब वो स्वस्थ थे, चल फिर पा रहे थे, तो मुझे लेके भी जाते थे वो। तो नारायण सेवा संस्थान नाम की एक राजस्थान की एक संस्था है जो गौ सेवा संस्थान है जी। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में प्रति वहाँ अपने पेंशन से 1000 रुपये वहाँ भेजा करते थे और साथ ही अपने पेंशन का बड़ा हिस्सा वो गरीब लोगों की मदद में लगाते थे जी। स्वयं के खर्च के लिए भी अपने पेंशन का उपयोग वो नहीं करते थे जी। ये सही है। लेकिन जी एक बात और, मैंने सामने से जिन चीजों को देखा उन बातों को पूछूंगा आपसे, मैं किसी लोगों से सुनी सुनाई बातों को नहीं पूछूंगा। लोकेश जी उनके अंदर, आप तो अंतिम तक पिताजी की सेवा में लगे रहे, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस मैंने देखा लोकेश जी। यदि कोई उनको खाना खिलाने की कोशिश करता था, कोई उनको पानी पिलाने की कोशिश करता था, तो उनके ये वर्ड रहते थे लोकेश जी, आप भी बिल्कुल उन बातों को आपको ही पता है, वे कहा करते थे मैं क्या बीमार हूं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, मैं अपना पूरा काम कर सकता हूं। और उन्होंने अंतिम तक, अपने अंतिम जीवन के अंतिम क्षण तक उन्होंने अपना पूरा काम किया, अपने हाथों से खाना भी खा लेते थे, उनके जो निजी दिनचर्या की जो कामकाज होते थे पूरा काम वो क्या करते थे लोकेश जी। तो उन बातों को लोकेश जी लोकल टीवी के दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि आज यदि इंटरव्यू में कर रहा हूं तो नेताजी के चाहने वाले लोग जानना चाहेंगे कि नेताजी अंतिम तक कैसे थे। नहीं ये सच है, वो पूरी तरह से अपना सारा काम स्वयं करते रहे। बहुत गंभीर रूप से बीमार होने के बाद जब वो स्वस्थ हुए थोड़ा सा, तब भी उन्होंने भोजन इत्यादि स्वयं अपने हाथ से खाते रहे हैं। और बल्कि हमारे द्वारा जब भी ऐसा कोई प्रयास किया गया कि हम हाथ से चम्मच से खाना खिला दें, तो मना करते थे कि अभी मैं ठीक हूँ, मैं स्वयं अपने हाथ से अपना भोजन कर सकता हूँ। तो ये सच है। ये नेता लोकन जी ये भी जानना चाहेंगे, जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे तो उससे पहले कितने घंटे पहले आपकी बातचीत हुई थी और क्या बातचीत हुई थी? अंतिम बार पिताजी से क्या बातचीत हुई थी? अंतिम बातचीत से पूर्व तो खैर उन्होंने सारे परिवार को भी बुलाया था और सबको मिलकर रहने के लिए, साथ में जुड़ के रहने के लिए पूरे गांव के लोगों को, सभी प्रमुख लोगों को उन्होंने बुलाया था 3-4 दिन पहले, और पूरे परिवार के लोगों को बुलाया, सबको समझाइश दी, मिलकर चलना, सब एक साथ रहना, धर्म के प्रति समर्पित रहना, सच्चाई के प्रति समर्पित रहना, ऐसा उन्होंने हमें समझाइश दिया था। लोकेन जी आपसे एक सवाल ये भी पूछना चाहूंगा, मुंगझर गांव में एक छोटा सा बच्चा से लेके चाहे महिलाएं हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, प्यार से कहते हैं हमारे नेताजी। तो आपके पिताजी का नाम नेताजी कैसे पड़ा और लोग उनको प्यार से नेताजी कहकर ही पुकारते थे? आखिर इसे पुकारने के पीछे की कहानी क्या है? जब वो राजनीति में आए तो जाहिर है कि हमारा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड, बड़ा बैकग्राउंड नहीं था पिताजी का, खास करके मतलब उसके पहले परिवार में सिर्फ हमारे रेणुपदर के दादाजी स्वर्गीय खाम सिंह कुमरा जी राजनीति में रहे हैं जी, और इसके अलावा हमारे परिवार में राजनीति में रहने की कोई बैकग्राउंड नहीं थी जी। तो राजनीति में जब आए तो उन्होंने इस राजनीति की यात्रा में बहुत संघर्ष किया, क्योंकि संसाधनों की बहुत कमी थी जी। जिस दौर में उन्होंने राजनीति ज्वाइन किया था तब साइकिल से और पैदल यात्रा करके कार्यकर्ताओं से संवाद हुआ करता था, चिट्ठी लिखी जाती थी। जी। अभी हमारी पीढ़ी के सारे नेता शायद इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते कि पहले कार्यकर्ताओं को बुलाने के लिए हम
कार्यकर्ताओं के माध्यम से चिट्ठी मतलब हमारे पिताजी भेजा करते थे। जी, कुछ उनके कार्यकर्ता होते थे जो गांव-गांव जाके साइकिल में चिट्ठी चिट्ठी छोड़ा करते तब थे। वो मीटिंग हुआ जी, करती थी। जी, उस दौर में हमारे पिताजी राजनीति उन्होंने शुरू किया था, तो वो बहुत संघर्ष करके अपने आप को राजनीति में उन्होंने स्थापित किया था और गांव के सारे आयोजनों में, क्षेत्र के सारे आयोजनों में वो अग्रणी भूमिका निभाया करते थे। धीरे धीरे लोगों को ये एहसास हुआ कि उनके अंदर नेतृत्व के गुण हैं। जी, तो हमारे जो बुजुर्ग थे, पिताजी के पीढ़ी के लोग, उन्होंने स्वयं उनका नामकरण नेताजी कर दिया था। जी, और वो हम केवल हमारे परिवार में ही नहीं बल्कि हमारे सारे रिश्तेदारों में भी उनका ये जाना माना नाम था। जब नेताजी कहा जाता था तो वो उपनाम जो है हमारे पिता स्वर्गीय महेश्वर सिंह कोमरजा के लिए इस्तेमाल होता। बिल्कुल। लोकेन जी, चूंकि रिश्ते में आपके और मेरे बीच में मामा भाचा का रिश्ता है और आपके जो आदरणीय स्वर्गीय पिताजी हैं, मैं उन्हें नाना कहा करता था और उनका प्रेम मुझे हमेशा मिलता था। मैं जब भी पहुंचता था तो मैं हमेशा उनको मेरा नाम बताता था कि मैं रवि तिवारी हूँ, तो मुझे वो मिश्रा बाबू कहकर पुकारते थे हमेशा जब भी। तो मेरी उनसे अच्छी लंबी बातचीत होती थी। एक दिन आप रायपुर में थे तो मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो उन्होंने मुझसे कहा था कि मेरी सभी दिली इच्छा पूरी हो गई है, मैंने मेरे लाइफ में मुझे जो चीज़ करना था मैंने कर लिया। उन्होंने आपका नाम लिया और कहा कि मैं एक बार विधायक के रूप में देखना चाहता हूँ। तो महोदय, उनकी दिली इच्छा थी कि एक बार विधायक के रूप में देखना चाहते थे। तो महोदय जी, आप एक ऐसे बेटे हैं, आपने अपने पिताजी के पूरे अरमान को पूरा किया है। तो लोकल टीवी के दर्शक ये भी जानना चाहेंगे, पिताजी की एक अरमान आज भी पिताजी जहां भी हैं देख रहे हैं, वो आज भी पिताजी चाह रहे हैं कि मेरा बेटा विधायक बने और मेरे सपने को पूरा करे। तो पिता के सपने को पूरा करने के लिए कितना संघर्ष और कितना मेहनत करेंगे और आपके राजनीतिक यात्रा के सोपान को किस लेवल तक ले जाएंगे? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि पिता के सपने पूरे हों, ये कर सकें तो ये मेरे लिए सौभाग्य होगा। मुझे विधायक चुनना या नहीं चुनना तो क्षेत्र की जनता के हाथ में है और अभी समय है मेरे पास इस बात के लिए, और मैं भरसक प्रयास करूंगा मैं अपने पिता के बताए रास्ते पे चल सकूं और उनके सपने को पूरा कर सकूं। तो ये उनके लिए मेरी सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। निश्चय ही मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि उनकी इच्छा थी, ये अपने आंखों से देखना चाहते थे कि उनका पुत्र अगर वो नहीं बन सके तो लोकेन जी बन के दिखाएंगे, बन जाए, ऐसी उनकी इच्छा थी। परंतु समय अभी शायद और है हमारे पास, वक्त आएगा और ईश्वर ने चाहा और आप लोगों ने आशीर्वाद दिया तो ऐसा वक्त भी आएगा। महोदय जी, मैं सवाल ये पूछा, मैंने इसलिए पूछा कि देवभोग क्षेत्र के जितने भी लोग हों, आज ऑन कैमरा बोलने में मुझे कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। महोदय जी, मेरे हर गांव में सब्सक्राइबर है, आपको पता है लोकेन जी, मेरे 33,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर है। पूरा गरियाबंद जिला मुझे देखता है। देवभोग अंचल के कई गाँव से जब भी मैं पहुंचता हूं तो लोग कहते हैं भाई हम लोकेन जी को एक बार विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। लोगों के अंदर की आवाज है ना लोकेन जी, ये रवि तिवारी की आवाज नहीं है लोकेन जी, ये सवाल भी लोगों का है, ये सवाल मेरा नहीं है। महोदय जी का अंतिम सवाल, चूंकि अब स्वर्गीय महेश्वर सिंह कोमरजा जी हम सबके बीच नहीं रहे, तो अब ग्राम प्रमुख की, ग्राम के गोटिया की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई है। तो महोदय जी, ग्राम प्रमुख और ग्राम गोटिया के रूप में लोकल टीवी के माध्यम से मुंगझर गांव की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, ये बड़ी जिम्मेदारी है। पिताजी बहुत 2 साल से मुझे इस बात के लिए एक तरह से तैयार कर रहे थे कि तुम परिवार के और गांव की जिम्मेदारियों को अपने कंधों पे उठाओ, और अपने जीते जी उन्होंने मुझे हमेशा प्रेरित किया और गांव की सारी जिम्मेदारियां संभालने के लिए तैयार भी किया। खरा उतर पाया हूं या नहीं आया हूं तो ये तो इतिहास बताएगा। अभी मैं ये बड़बोलापन के साथ नहीं कह सकता कि मैं सक्षम हूँ। प्रयास जरूर करूंगा मैं अपने पिता के पद चिन्हों पे चल पाऊं और इस गांव के गोटिया के रूप में काम को संभाल पाऊं। बहुत सारी समस्याएं हैं अभी हमारे गांव में। शिक्षा को लेके थोड़ी सी जागरूकता और बढ़ानी है हमको, थोड़ी साफ सफाई, नशा के लिए भी हमें काम करना है जिसकी जरूरत वक्त के साथ है। युवा पीढ़ी थोड़ी इसको लेके जागरूक नहीं हुई है। तो मैं आने वाले समय में इसको लक्ष्य लेके चल रहा हूँ कि मैं अपने पिता के जो दिखाए रास्ते हैं
विशेष करके उनके धर्म को लेके बड़ी आस्था थी। एक धार्मिक आयोजन को लेके हम लोग सोच विचार कर रहे हैं जी। लोगन जी के आने वाले दिनों में होगा धार्मिक आयोजन? मैं ऐसा प्रयास कर रहा था उसके लिए जी। एक वो भी हमारे कार्यसूची में है। जी। और उसके अलावा शिक्षा को लेके मेरे मन में जो मेरे पिता का एक बड़ा सपना था कि हमारे गांव के लोग शिक्षा में आगे और आगे जाएं थोड़ा सा, उस पर जरूर मैं काम करना चाहता हूँ इस समय, और लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो जरूर करूंगा, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आपने सुना लोकेंद्र कुमर्रा जी को। लोकेंद्र कुमर्रा जी ऐसे नेता हैं, मैं आपको इनके विषय में बता दूं कि धमतरी के रुद्री पॉलिटेक्निक कॉलेज से रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, और कुमर्रा जी के अंदर एक क्वालिटी नजर आती है, इनके अंदर एक अलग ही छवि इसलिए बनती है क्योंकि इन्होंने आज भी लोकल टीवी के कैमरे में एक्सेप्ट किया कि कमी सबके अंदर होती है और कोशिश करेंगे कि उस कमी को पूरी करेंगे। शिक्षा पर काम करना चाहता हूं, और पिताजी ने जो रास्ते दिखाए हैं उस रास्ते पर चलकर आने वाले दिनों में जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने की पूरी कोशिश करूंगा। निश्चित तौर पर आपको यदि ऐसे विद्वानों का इंटरव्यू देखना है तो जल्दी से आपके क्षेत्र का लोकप्रिय यूट्यूब चैनल लोकल टीवी छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको क्षेत्र की हर गतिविधि सबसे पहले यदि कहीं मिलेगी तो लोकल टीवी पर मिलेगी। फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। अगले किसी इंटरव्यू में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ के साथ।